स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सोशो ऑप्शनल के दिवाकर बोत्रा सर। वेलकम सर। बच्चों की काफ़ी क्वेरीज आई रिगार्डिंग ऑप्शनल्स एंड सोशियोलॉजी ऑप्शनल इन पर्टिकुलर, तो क्यों ना सोचा एक आपसे वार्तालाप कर ली जाए। तो वेलकम सर। एंड सबसे पहले सर एक काफ़ी जेन्युइन क्वेश्चन जो बच्चों का आता है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स का आता है, वो ये है कि ऑप्शनल्स कैसे सिलेक्ट की जाए। तो आपका इस पे क्या व्यू पॉइंट है कि ऑप्शनल सिलेक्ट करते हुए एक बच्चे को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। First of all, thank you Jasmeet sir for hosting this with me. ऑप्शनल सिलेक्शन की जहाँ तक बात है, मैं मेरा आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरी सिविल सर्विसेज जर्नी जैसे रही। बिकॉज कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, जैसे जब मैं जीएस की भी क्लास लेता हूँ या फिर फॉर दैट मैटर जब मैं सोशियोलॉजी की भी क्लास लेने ओरिएंटेशन सेशंस लेते हैं तब, कि सर ऑप्शनल चूज़ कैसे करें। ये चूज़ कर लूँ क्या सर, इसका सिलेबस छोटा है, या फिर ये चूज़ कर लूँ ये मेरा बैकग्राउंड है, या फिर सर ये ज़्यादा स्कोरिंग आ रहा है, या फिर इससे ज़्यादा रैंक आ रही है। एक नॉर्मल क्या होता है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में जब आप आते हो तो कहीं ना कहीं देयर आर 10 थिंग्स विच यू कम आउट विद। अब जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूं, मैंने चौथे अटेम्प्ट में मेरा ऑप्शनल चेंज किया था टू सोशियोलॉजी। उससे पहले 3 अटेम्प्ट में मेरा ऑप्शनल था कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अब ड्यू टू सब सर्कमस्टांसेस मेरे कॉमर्स में उतने स्कोर नहीं आ रहे थे डिस्पाइट द पेपर्स गोइंग गुड। अब हो ये रहा था कि मुझे ऑप्शनल चेंज करना था, तो सबसे पहला ये कन्फ्यूजन जो नॉर्मली एक फर्स्ट अटेम्प्ट वाला फेस कर रहा है, मुझे 4th अटेम्प्ट में हो रही थी। अब कैसे चूज करूं, तो मैंने एक बहुत साइंटिफिक लॉजिक के साथ ऑप्शनल चूज करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। और वो लॉजिक क्या था, मैंने 4 ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट किए थे पहले। ठीक है। कि देखा जाएगा कि एक तो मेरी एक मैनेजमेंट शॉर्टलिस्ट किया था मैंने, बिकॉज वो कॉमर्स से सिमिलर था। ठीक है। एक पॉलिटिकल साइंस किया था, एक सोशियोलॉजी, और एक पाली लिटरेचर उस टाइम ऑप्शनल हुआ करता था जो काफ़ी स्कोरिंग माना जाता था कि इतना एटलीस्ट पढ़ लेते हो तो 320 मार्क्स आ जाएंगे, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क का डिफरेंस ज़्यादा चाहिए था सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले मैंने पाली लिटरेचर पढ़ा रफली 15 डेज। सर यू विल नॉट बिलीव दैट आई एक्चुअली टुक अ क्लासेस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब एक लैंग्वेज सीखना ईजी नहीं होता है, एकदम अल्फ़ाबेटिकली आपको स्टार्ट करना पड़ता है। 15 डेज के बाद में पहले 2-3 दिन भी मुझे थोड़ी डिफिकल्टी आई, बट आई टुक दैट टिल 15 डेज। बट व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, अब मेहनत करके इसमें कोई फायदा नहीं है, मैंने पाली ऑप्शनल को छोड़ा। आफ्टर दैट आई केम टू पॉलिटिकल साइंस। ओके। पॉलिटिकल साइंस अब मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया, जो नॉर्मली हमको मिल जाता है कि सोर्सेस कौन कौन से हैं, मैंने उस ऑप्शनल को भी रफली 20 से 25 डेज पढ़ा। अच्छा। देन आई फाउंड कि शायद मैं कॉमर्स में ज़्यादा बेटर रहूँगा अगर इफ़ आई टेक अ पॉलिटिकल साइंस। अब होता है ना कई बार आप खुद जेल नहीं कर पाते हो किसी चीज़ से, मैं जेल नहीं कर पाया उस पॉल साइंस से। मैनेजमेंट जब मैंने इवैल्यूएट किया, सब्जेक्ट मैटर मेरे लिए सेम था, चीज़ें काफ़ी सेम थी बिकॉज मेरा बैकग्राउंड भी कॉमर्स से रह चुका था। लेकिन मैनेजमेंट में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अवेलेबल नहीं थे, कोई क्लासेज एज सच अवेलेबल नहीं थी, और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं थी जो मेरे को प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट थी इन ऑर्डर फॉर माई लास्ट अटेम्प्ट। अब ये 3 शॉर्टलिस्टेड थे मेरे, वो सारे बाहर हो गए। अब बचा सोशियोलॉजी। अब मुझे लगा कि शायद कुछ प्रोसीजर में चेंज किया जाए सिलेक्शन के लिए, तो समहाउ मेरे एक सीनियर के थ्रू आई मेट वन पर्टिकुलर टीचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड ही सेड मी कि बेटा ये किताब पढ़ लो, अगर इससे आइडेंटिफाई करते हो तो सोशियोलॉजी इज योर कप ऑफ टी और एल्स इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। एंड बिलीव मी सर, कोलंबस वाज द बुक विच ही रेफर्ड। ऑरेंज कलर का जो छोटा बुक आता है, मैंने 10 दिन कंटिन्यूसली उस किताब को ही पढ़ा। Okay. और आई फाउंड आउट कि नहीं, दिस इज समथिंग विच आई एम आइडेंटिफाइंग। अब आज जब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ऑप्शनल कैसे चूज करना है, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि पहले 3 ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट करो आप। ठीक बात। न मेरे बोलने से, न सर के बोलने से, न मीडिया के बोलने से, या फिर न सिलेक्शन के ऊपर जाओ। थोड़ा सा लॉजिकली चलते हैं। नॉर्मली आप छोटा सिलेबस चूज करके कोई ऑप्शनल चूज कर लेते हो, लेकिन कई बार जब आप उस सिलेबस से आइडेंटिफाई नहीं करते हो तो वो छोटा सिलेबस काफी वास्ट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शनल आपने बहुत बार डीप में पढ़ना है, और यही है जहाँ पे आपको 300 प्लस लाने ही लाने हैं अगर ऑल इंडिया रैंक लेके आना है। करेक्ट। अब जब छोटे से आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो तो वो हर्डल बड़ा बन जाता है, और कई बार आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसे ऑप्शनल से बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हो, और वो बड़ा सिलेबस भी बहुत इजीली आपका हो जाता है, और देखते ही देखते 3 महीने में ऑप्शनल हो गया। सो द फर्स्ट थिंग विच आई सजेस्ट इन चूजिंग द ऑप्शनल इज डोंट गो ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। ओके, shortlist on the basis of analysis, but don't take decisions on the basis of analysis of given by other people. सबकी अपनी एक्सपीरियंस है। ठीक बात। किसी को पॉल साइंस बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया उस चीज से,
पाली लेके मेरे रूममेट सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन मैं 15 दिन से ज्यादा पाली को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया। जब 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, सेकंड प्रोसीजर जो आता है सिलेक्शन के लिए, दिस इज माय पर्सनल व्यू, सेकंड जो स्टेप आपको लेना है कि उन तीनों ऑप्शनल को ना आप 15-15 दिन मिनिमम दो। बिकॉज सर व्हाट नॉर्मली हैपेंस, हम जब कोई भी किताब बुक स्टोर में खरीदने जाते हैं, फॉर दैट मैटर, आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो यू विल डेफिनेटली स्माइल ऑन दैट। जब आप कोई किताब खरीदने जाते हो, वहां पे वो किताब ऐसा लगता है कि ये लाइन तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है, वो अट्रैक्ट करने लगती है आपको, वो वाव फैक्टर आता है, वाव, अरे यार ये किताब बहुत अच्छी है, और आपने खरीद ली और आपकी लाइब्रेरी में वो किताब पड़ी है, आपने टच भी नहीं किया उस किताब को, लिटरली बिलीव मी, बहुत कॉमन, और नॉर्मली ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। तो इनिशियली 2 दिन आपको ऑप्शनल अच्छा लगा, अरे सर ने अच्छा पढ़ा दिया, अच्छा लगा मुझे ऑप्शनल एंड आई शुड टेक दिस ऑप्शनल। 15 दिन तक जाओ, आपको उसकी डेप्थ भी पता चलेगी और उसका एसेंस भी पता चलेगा। ट्रू। एंड आफ्टर 45 डेज अगर 3 ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट किया, आपको किसी के बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शनल है, बिकॉज नाउ यू नो इट वेल। लेकिन साथ ही साथ में एक प्रिस्क्राइब्ड सोर्स पढ़नी है और प्रीवियस ईयर्स पेपर और सिलेबस ये साथ में रखो, ताकि कोई टॉपिक पढ़ा तो प्रीवियस ईयर्स पेपर देखा, हालांकि अभी आप पोजीशन पे नहीं हो कि उसको एज इट इज आंसर कर दो, लेकिन क्या आप कर पाओगे 3 महीने अगर इसमें मेहनत करते हो तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हो उस चीज को। जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, लेकिन फिर भी मैं मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को नहीं टैकल कर पा रहा था उस टाइम, क्योंकि मेरे पास वो गाइडेंस नहीं मिल रहा। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कितना डेप्थ में जाना है या सिलेबस कितने डेप्थ में पूछ रहा है पीवाईक्यूज से, एटलीस्ट वो रियलाइज करनी है, बिकॉज एक किताब से उस टाइम पे ये इवैल्यूएशन मत करना कि मेरे को 300 प्लस वाला आंसर नहीं आ रहा इधर, कि 20 में से 15 वाला आंसर नहीं आता, वो नहीं आएगा। आपको अभी तो चूज करना है, डेप्थ की स्टडी तो आफ्टर व्हेन यू चूज एन ऑप्शन होती है, बट यहां तक तुम्हें पता ये चल जाता है कि नहीं यार, आई एम मोर टिल्टेड टुवर्ड्स सोशियोलॉजी, आई एम मोर टिल्टेड टुवर्ड्स पॉलिटिकल साइंस। और दूसरा मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है चूजिंग एनी ऑप्शनल इज, आपके पास राइट मेंटरशिप होनी ही पड़ेगी। अब वो मेंटरशिप किसी ऑर्गेनाइजेशन से आ सकती है, आपके मॉम डैड से आ सकती है अगर उनका सिमिलर बैकग्राउंड है उस पर्टिकुलर ऑप्शनल का, और कोई सीनियर ब्रदर सिस्टर्स कित और किन। एक मेंटरशिप नहीं है ना, तो वो ऑप्शनल के अंदर जो नजरिया चाहिए होता है, स्पेशली ट्रू टू ह्यूमैनिटीज, वो नहीं डेवलप हो पाता है। कंटेंट आपने पढ़ लिया, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंटेंट तो बहुत अवेलेबल है, और आज के टाइम में इट्स सो मच अवेलेबल, वो और ज्यादा हर्डल हो गया, तो आपके पास अगर मेंटरशिप है और अगर आपने थोड़ा सा 30 दिन दिया है, और दोज हु आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, वो 30 डेज जरूर दो अपने ऑप्शनल चूज करने के लिए। क्यों? जीएस में यू कैन बीट योर कॉम्पिटिटर एट द बेस्ट बाय 20, 25, 30 मार्क्स ऑन एन एवरेज। टॉपर से नहीं कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन ऑप्शनल में आप अपने नेक्स्ट कॉम्पिटिटर को मिनिमम 90 मार्क्स से बीट कर सकते हो। तो इफ यू कैन इन्वेस्ट दो 30 डेज, यू डोंट हैव टू रिपेंट दैट आपको ऑप्शनल चेंज करना पड़े। तो ये मुझे लगता है कि शायद ये एक बहुत साइंटिफिक लॉजिकल तरीका ऑप्शनल चूज करना है। करेक्ट सर। एंड सर, आपको जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाने का सालों का एक्सपीरियंस है, राइट, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल की अगर बात करें तो इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, या जो किन बच्चों को सोशियो ऑप्शनल की तरफ देखना चाहिए? पहले आपने 2 सवाल एक्चुअली इसमें पूछे, प्रोज और कॉन्स क्या है, और दूसरा किसको सोशियोलॉजी की तरफ टिल्ट होना चाहिए या लेना चाहिए ऑप्शनल। जसमीत सर, एक जस्ट काउंटर क्वेश्चन, आई होप यू डोंट माइंड दैट, कि यूपीएससी में अगर हमें एग्जाम क्रैक करना है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग एनालिटिकल एबिलिटीज? वेरी इंपॉर्टेंट। कि क्या आज आपके पास कोई ऐसी किताब है कि ये पढ़ के मैं हिस्ट्री कवर कर सकता हूँ, ज्योग्राफी के सारे आंसर हो जाएंगे मेरे? सारे तो नहीं होंगे, आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे जीएस पेपर 1 का एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि अगर गांधी जी नहीं होते तो फ्रीडम मूवमेंट का क्या होता, वेयर इट वुड हैव गॉन, राइट। अब मुझे बताओ कौन सी किताब में? कोई किताब में नहीं होगा। अब आपको उनकी आइडियोलॉजी भी समझनी पड़ेगी, थॉट प्रोसेस भी समझना पड़ेगा, क्या क्या किया वो फैक्चुअल चीज भी रखनी पड़ेगी, मैक्रो व्यू से आपको नेशनल मूवमेंट का पता भी होना पड़ेगा, एंड उसको अप्लाई करना है, और वो भी 8.5 मिनट के अंदर, जहां पे आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ के और उसको ब्रेनस्टॉर्म करके स्ट्रक्चराइज करके लिखना है। दैट इज यस, एंड दैट इज अ चैलेंजिंग जॉब, बिलीव मी सर, इट्स सीरियस चैलेंज। करेक्ट। अब सबसे पहला और बड़ा प्रो जो प्रोज मैं सोशो का मानता हूं, वो है कि आपकी एनालिटिकल स्किल इट टेक्स टू अ डिफरेंट लेवल। और यूपीएससी की नोटिफिकेशन भी सर आप अगर आप देखते हो तो उधर मेंशन्ड है इंटेलेक्चुअल ट्रेट होनी चाहिए कैंडिडेट्स के अंदर, एंड इफ दैट इज द केस देन आई एम सो श्योर अबाउट सोशियोलॉजी, आई माइट नॉट श्योर अबाउट माई करियर एंड माई प्रोस्पेक्टिव्स, बट आई एम सो श्योर अबाउट सोशियोलॉजी दैट इतनी डीपली आपकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप कर देती है वो। एंड नॉर्मली आप देखोगे एसए के अंदर जिसका ऑप्शनल सोशियो होता है ना,
उसके मार्क्स कभी कम नहीं आते। अगस्ट कॉम्ट इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी। उन्होंने बताया था कि सोशियोलॉजी इज अ क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। शायद हम आज उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हाँ जी, लेकिन आई पर्सनली बिलीव दैट सोशियोलॉजी इज क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। राइट, एटलीस्ट दिस आई रियली बिलीव। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं सोशो पढ़ा रहा हूं, रीजन बीइंग मैंने 4 अटेम्प्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी दिए हैं, चारों के चारों। मेरे टाइम में 4 अटेम्प्ट हुआ करते थे, Correct. लेकिन आज पढ़ा क्या रहा हूं सर मैं, सोशल, जिसको मैंने सिर्फ 1 अटेम्प्ट दिया है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना अट्रैक्टिव है। इट्स लाइक वंस यू अंडरस्टैंड इट, इट्स एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट। आपको पूरा नजरिया क्लियर हो गया चीजों। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रो। अब यही सेम चीज इसकी थोड़ी लिमिटेशन बन जाती है। हाँ जी, कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, देखिए अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपनी अपनी एक अट्रैक्शन होती है। जैसे पॉल साइंस में मेरा नहीं था, पाली में मेरा नहीं था, सोशो में था। ट्रू, अब देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स, उन्हें एक सीधा सीधा डिसिप्लिन चाहिए होता है कई बार। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसिप्लिन है, ना ज़्यादा एनालिटिकल एस्पेक्ट्स है, ना ज़्यादा थियरीज है। इन दैट कंटेक्स्ट किसी को जो एकदम कट टू कट आंसर चाहिए होता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होने वाला है, हाँ जी, वो सोशियोलॉजी में नहीं पॉसिबल होता है, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी एनालिसिस होती है। इसीलिए बोला जाता है सोशियोलॉजी इज एडहॉक, नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग। व्यू पॉइंट है, एक पर्सपेक्टिव है। तो अब कई लोग उससे जेल कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते। कई लोगों को जैसे जैसे कई बार साइंटिफिक बैकग्राउंड से कुछ लोग आते हैं, हालांकि साइंस वाले सोशो में ज्यादा है आज ह्यूमैनिटी से कंपेयर, बट स्टिल सम पीपल आर देयर हु फाइंड कि नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए। दैट इज द कॉन ऑफ सोशियोलॉजी। बट मैं इसको कॉन नहीं बोलूंगा, स्टिल आई एम एडमेंट ऑन दैट। व्हाई? बिकॉज यूपीएससी में वो एनालिटिकल कैपेबिलिटीज चाहिएगी, तुम्हें जीएस में तो चाहिएगी। जीएस में तो क्वेश्चंस ही ऐसे, तो अब आप उसे फिट कर लो, हाँ या फिर there are the procedure becomes more difficult. एंड ये क्वेश्चंस आई थिंक जैसे सोशो का जो हमारा सिलेबस है वो हमारे जनरल स्टडीज में भी ओवरलैप करता है, वेरी मच। ऐसे में इतना हेल्प करता है। ऐसे के अंदर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि सोशो की खराब आ जाए। और जीएस इंडियन सोसाइटी, अगर इफ यू सी द ट्रेड फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स, इट इज ओनली 110 मार्क्स तक 250 में से क्वेश्चंस पूछेंगे इंडियन सोसाइटी में से। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सर एक्चुअली कई स्टूडेंट उसे डायरेक्टली इंडियन सोसाइटी से कनेक्ट कर देते हैं, ज्योग्राफी को ज्योग्राफी से, पॉल साइंस को पॉलिटी से। बट ये बड़ा नैरो माइंडेड अप्रोच है मेरी पर्सनल ओपिनियन से। ये क्यों? आपको एक बार स्किल डेवलप हो गई तो आप वो कंटेंट बहुत जगह लिख सकते हो। जैसे हम इकोनॉमिक्स में इंक्लूसिव डेवलपमेंट पढ़ते हैं, वहां पे भी सोशियोलॉजी अप्लाई की जा सकती है। एथिक्स के अंदर लोग फिलॉसफी से सीधा टच करने लगते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से टच करने लगते हैं कि एथिक्स वहां पे हेल्प करेगा। क्यों? अब मुझे बताओ, जिस समाज में आप रहते हो वहां की वैल्यूज के एथिक्स का पार्ट नहीं है। बिल्कुल है। सो इट्स लाइक डायरेक्टली देखो तो इंडियन सोसाइटी, इनडायरेक्टली देखो तो चारों पेपर मैं यहाँ पे हर टॉपिक को कनेक्ट करके बता सकता हूँ आपको सोशियोलॉजी। दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सोशियोलॉजी। एंड सर आपको इतना टाइम हो गया बच्चे पढ़ाते हुए, एंड आपने स्टडी आईक्यू के साथ भी काफी बच्चे पढ़ाए, राइट। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ सर? फ्रैंकली बताऊं, जैसे मैं पहले ऑफलाइन में पढ़ाता था, दैट यू नो इट वेल। करेक्ट। उसके बाद व्हेन आई जॉइन स्टडी आईक्यू, तो इनिशियली क्या होता है, कोई भी चेंज क्या होती है आपको कहीं ना कहीं एक फियर क्रिएट करती है कि ऑनलाइन में कैसे होगा, मतलब वो इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो सारी एस्पेक्ट रहेगी कि नहीं रहेगी। बिकॉज मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कुछ क्लासेस लिए। हाँ जी। अब नॉर्मली होता ये है कि चैट से इंटरेक्शन होते हैं कई जगह। करेक्ट। And when I came to study IQ, I'm not saying this because we are sitting face to face, but believe me, मुझे फील नहीं हुआ कि ऑनलाइन क्लास है। ग्रेट। The only thing is, मीडियम वर्चुअल है, हम एक दूसरे को वीडियो में देख के बात कर रहे हैं, बट ऐसे लग रहा है बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स मुझे डाउट वॉइस के थ्रू पूछते हैं, चैट के थ्रू नहीं पूछते हैं। चैट चलती रहती है, लेकिन जब हम सेशन लेते हैं, डाउट सेशन, तो दे आस्क मी डाउट एज इफ वी आर इंटरेक्टिंग। So that experience have just been phenomenal. Great. And that actually not only tackled my fear, but now I'm very much confident कि yes, this is the way to study sociology as well. Because offline में होता क्या कि बहुत बार distractions ज़्यादा हो जाते हैं, और many people may not even afford the offline education. Accessible हो गया online काफी। आज हर किसी के पास accessible है। Imagine our students नागालैंड से लेके अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, केरला, हर जगह से है। एंड इमेजिन दैट डाइवर्सिटी, और जब सोशो पढ़ते हो तो ये डाइवर्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रू ट्रू, डेफिनेटली सर। एंड सर इतने अच्छे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहे, इसी के साथ साथ कुछ बच्चों का फीडबैक भी आया होगा कि हम इस कोर्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट। परफेक्शन इज समथिंग विच इज एन यूटोपिया, वो हम सिर्फ स्ट्राइव कर सकते हैं। आइडियल टाइप है वेबेरियन टर्म में अगर मैं बताऊं तो yes, the course has been, the experience has been, the people the students, aspirants have been, phenomenally satisfied. But अब कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट छोड़ देती है। सबसे जो पहली चीज हम लोगों को लगी कि शायद हमें आंसर राइटिंग को थोड़ा सा और ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। मैं क्यों और ज्यादा वर्ड ऐड कर रहा हूं, बिकॉज हर सेशन में
जैसे ही मैं एक टॉपिक कंप्लीट कराता हूँ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ठीक। साथ ही साथ में जब डाउट सेशंस होती है तो स्ट्रक्चराइजेशन हम डिस्कस करते हैं। मैं और ज्यादा इसलिए ऐड कर रहा हूँ अब। लेकिन ये क्या होता है कि और कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको सिर्फ एक मोल्ड करना पड़ता है आंसर राइटिंग के लिए। तो इसलिए हमने इस बार क्या किया कि आंसर राइटिंग को सोशियो के कोर्स में ही इंटीग्रेट कर दिया, सो दैट कि डेली आंसर राइटिंग के साथ, वीकली डिस्कशंस के साथ, डाउट टेकिंग सेशंस के साथ आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस रहे वो आंसर राइटिंग का इन एन एग्जाम ओरिएंटेड सर्कमस्टेंसेस कंडीशन। तो जैसे टेस्ट सीरीज जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, राइट, तो दैट हैज बीन integrated in completely integrated into this and in sociology I personally believe चीजें समझनी बहुत आसान है। जैसे जसमीत सर, मैं आपको फैमिली के बारे में क्या समझाऊंगा, आपको ऑलरेडी एक आइडिया है जॉइंट फैमिली की या न्यूक्लियर फैमिली की, आप रहे हो उस फैमिली में, कास्ट, जाति, एथनिसिटी, यू नो इट, यू हैव एन आइडिया ऑफ इट, करेक्ट। सो नाउ द पॉइंट कम्स इज दिस कि यू वुड हैव टू लार्जली अंडरस्टैंड कि इधर आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, पता सबको है, राइट इंट्रो, राइट बॉडी, राइट कंक्लूजन कैसे किया जाए। जस्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि हमारी आंसर राइटिंग या फिर जो सेशंस होती है उसमें फोकस क्या रहता है। नॉर्मली लोगों का ये डाउट रहता है, शायद आज वो भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, पॉइंट्स में लिखें, पैराग्राफ्स में लिखें। ह्यूमैनिटीज एक सोशल साइंस ऐसा ऑप्शनल होता है जहाँ पे पैराग्राफ और वो रिदम बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ। कोई भी म्यूजिक अगर रिदम में नहीं है तो वो नॉइज बन जाता है, दैट्स प्रीटी मच अ फैक्ट। अब इधर जब रिदम नहीं होती है तो जीएस में तो चलता है, आपको स्कोर करना है वहां पे। इधर इफ ह्यूमैनिटीज इफ यू डोंट राइट इन अ पैराग्राफ दैट वो स्कोर 300 प्लस नहीं आते हैं सर टेक्निकली, कुछ आंसर्स पॉइंट में चलता है। हमारा पूरा आंसर राइटिंग का फोकस रहता है इंट्रो, बॉडी, पैरा फ्रेम करना सिखाना है। बिकॉज मैं पर्सनली बिलीव करता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए अपनी आंसर राइटिंग सेशंस या टेस्ट सीरीज जो इंटीग्रेटेड है इसके अंदर के बच्चे को फिर देना पड़े टेस्ट कभी लाइफ में। ठीक बात, एक बार दिया उसे स्किल्स आ जानी चाहिए। यूपीएससी ने ऐसे दिया है, वन शुड गिव हैंड्स नॉट डोल्स एंड आवर टेस्ट सीरीज स्ट्रांगली फोकसेस ऑन दैट प्रिंसिपल कि सिखाना है कि इंट्रो कैसे लिखना है। बिकॉज उस क्राउड से बाहर खड़ा होना है हमें जो बोलते हैं कि नहीं पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट्स में नॉर्मली वो बोलते हैं जिनको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन लिखना नहीं आता। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। वेल सेड सर, वेल सेड। एंड सर जो टेस्ट सीरीज है या आई बिलीव एक टाइम के बाद स्टार्ट होगी, राइट? क्योंकि एक सिलेबस का पोर्शन कंप्लीट किया जाएगा एंड आफ्टर दैट टेस्ट सीरीज। जैसे अभी क्या है कि एक पहले हमने इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था, दैट इज समथिंग जिन्होंने ऑलरेडी कुछ कोर्स किया हुआ है तो दे कैन स्टार्ट विद द टेस्ट सीरीज। अब जो एडमिशंस होंगे जो ये इंटीग्रेटेड कोर्स में आएंगे 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स, हाँ जब 1 अप्रैल, तो कहीं ना कहीं 1 अप्रैल ऑनवर्ड जो होगा उसके अंदर हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद उस चैप्टर का टेस्ट ले लिया गया। करेक्ट। In that way, I think 8 और 4, मुझे नंबर एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, I would have to think 8 और 4 टेस्ट्स हैं टोटल, 4 कॉम्प्रिहेंसिव्स और 8 सेक्शनल है, 8 सेक्शनल और 4 कॉम्प्रिहेंसिव। यस यस, ओके ग्रेट सर। एंड 7th अप्रैल से बैच स्टार्ट है। यस, ओके सर। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक? आई पर्सनली बिलीव के गाइज नॉर्मली फियर रहती है कि एक ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल के साथ साथ क्रैक करना चाहिए कि नहीं चाहिए, कि क्या वो थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। जब मैंने आपको बोला कि सोशियोलॉजी में एनालिसिस चाहिए तो शायद बहुत बच्चे घबरा गए होंगे जसमीत सर। अब मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ कि मेरा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड रहा ज़रूर है, लेकिन नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे मेरे जिनका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड नहीं था। इनफैक्ट सर यू विल नॉट बिलीव द लास्ट दैट इज 2021 और मे बी 20, थोड़ा सा मुझे ईयर का कन्फ्यूजन हो रहा है, जो हाईएस्ट स्कोरर था सोशियोलॉजी का, जो डेटा मेरे पास आया ऑन द बेसिस ऑफ द पब्लिक स्पीयर, 304, जो लक्ष्मण उनका नाम है, डोंगारी लक्ष्मण, ही वाज माय स्टूडेंट, ओके, आवर क्लास बैच स्टूडेंट। सो वो अप्रोच एनालिसिस चाहिए जरूर होता है, बट दैट कैन बी डेवलप्ड। और वो डेवलप होता है जब आप किसी टीचर से इंटरेक्ट करते हो तो वो सोचना अपने आप उस लेवल पे आ जाता है। एंड एज यू राइटली सेड सर, ये अप्रोच तो जीएस के लिए जरूरी है ही है। सर जरूरी नहीं, फंक्शनल प्री रिक्विजिट अगर मैं सोशियोलॉजिकली बोलूं, विदाउट दिस यू कैन नॉट क्रैक दिस एग्जामिनेशन। दिस इज अनफॉर्चुनेटली द फैक्ट, फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट इज द फैक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस इन सच अ मैनर सर, वी हैव एकदम ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, पेपर 1, 2, 3 या 4 और फॉर दैट मैटर योर ऑप्शनल। सो सोशियो, मेरा एक्सपीरियंस नॉट ओनली टीचिंग बट द व्हाट आई हैव लर्नड, द कैरेक्टर व्हिच आई वुड हैव फ्रेम्ड without socio would have been very different from the character which I have today. Amazing. So I have that very strong connection with sociology, and I personally believe I can build that in the students as well. Great sir, great. Thank you so much sir. Pleasure is mine sir, thank you. And आपको कोई भी अगर कोर्स रिलेटेड बाकी जानकारी चाहिए, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके और जानकारी ले सकते हैं। ये बैच जो है हमारा 7th अप्रैल ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू। स्टडी IQ IAS,
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।